नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी शिक्षण वीडियो के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें पहला प्रश्न है कि कौशल व शिल्प का ज्ञान किस विधि में दिया जाता है? बेसिक पद्धति, खेल पद्धति, मोंटेसरी पद्धति या किंडरगार्टन पद्धति। तो देखिए, कौशल और शिल्प का ज्ञान करवाना है, तो ये देखिए किस पद्धति में दिया जाता है। तो बेसिक पद्धति में ही कौशल व शिल्प का ज्ञान दिया जाता है। ये बेसिक पद्धति, इस बेसिक पद्धति को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको एक बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बुनियादी जो शिक्षा है उस नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। और ये बेसिक पद्धति किनकी थी? ये थी गांधी जी की। बेसिक पद्धति गांधी जी ने, इसका प्रवर्तक माना जाता है गांधी जी को। इन्होंने ये बताया कि भाई इसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपने हस्त से, हाथ से, है ना, क्या करे, चीज़ें बनाए, है ना, उस हाथ से वो कौशल करे, हाथ शिल्प कला में वो निपुण हो जाए, ये चीज़ें बताई थी गांधी जी ने। तो ये बेसिक पद्धति में है, आपके कौशल व शिल्प का ज्ञान होता है। बाकी जो खेल पद्धति है, जनक कौन थे? हेनरी कोलवेल कुक। खेल खेल में सिखाया जाता है, प्राथमिक स्तर की विधि है। ठीक है। मोंटेसरी पद्धति, मैडम मारिया मोंटेसरी इसकी प्रवर्तक है, और इसका दूसरा नाम है वो साचर्य विधि भी से कहा जाता है, और ये भी प्राथमिक स्तर पर प्रयोग की जाने वाली एक विधि है। ठीक है। और खेल की एक विधि है मोंटेसरी भी। किंडरगार्टन विधि क्या है? देखिए, किंडर मतलब होता है बच्चों का, और गार्टन मतलब गार्टन या गार्डन है, इसका मतलब होता है बगीचा, बच्चों का बगीचा। देखिए, ये विधि थे फ्रोबेल की। किसकी थी? फ्रोबेल की। इसमें क्या बताया फ्रोबेल ने कि जो विद्यालय है उसे बगीचा माना गया है, और जो बच्चा है उसे पौधा माना गया, और शिक्षक क्या माना गया? माली। यह है किंडर गार्डन विधि। लेकिन कौशल और शिल्प का ज्ञान पूछा है तो बेसिक पद्धति यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है कि वर्तनी शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सा अभ्यास महत्वपूर्ण है? देखिए, वर्तनी शिक्षण क्या होता है? यानी कि शुद्ध लिखाना, शुद्ध लिखना सिखाना, ये होता है वर्तनी, है ना, शुद्ध या मानक रूप सिखाना। और सुलेख क्या होता है? सुलेख तो देखिए केवल जो लिखाने का अभ्यास है, तो ये नहीं होगा। अनुलेख ये सुंदर लिखाने के लिए होता है, कोई नहीं आएगा ही नहीं। बच्चा कौन सा? श्रुतलेख। श्रुतलेख में शिक्षक बोलता है और बच्चे क्या करते हैं? उसको सुनकर फिर लिखते हैं। एक चीज़ याद रखना, इसमें ना अध्यापक है ना कुल कितनी बार बोलता है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार, है ना, 3 बार बोलता है और बच्चे लिखते हैं। ठीक है। तो श्रुतलेख है ये वर्तनी शिक्षण का लिए उपयोग होता है। ठीक है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 2 है उसमें विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है कि भाषा शिक्षण में वाचन से पहले लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया? देखिए, भाषाई कौशल 4 होते हैं, आपको पता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, है ना। लेकिन पढ़ना मतलब वाचन, पढ़ना मतलब क्या होता है? वाचन। ठीक है। और अंत में कौन सा आता है? लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पढ़ना यानी वाचन को चौथे नंबर पे बताया, और लिखने को तीसरे नंबर पर। ऐसा काम किसने किया? तो ये किया था मैडम मारिया मोंटेसरी ने। बाकी सब मनोविज्ञान तो ये बताते हैं कि सबसे पहले सुनना आता है, फिर बोलना आता है, फिर पढ़ना आता है, लिखना आता है ना, ये क्रम चलता है। ठीक है। लेकिन जो मोंटेसरी थी उसने ये बताया कि जो वाचन है वो लिखना से क्या आएगा? बाद में आएगा, और जो लिखना है वो पहले आएगा। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 3 है मित्रों, उसमें विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि स्पष्टीकरण विधि में शिक्षक किस माध्यम से अर्थ स्पष्ट नहीं करता है? देखिए, स्पष्टीकरण नाम से पता चल रहा है इसमें स्पष्ट किया जा रहा है ना। गद्य की ये विधि है मित्रों, गद्य शिक्षण की विधि है स्पष्टीकरण। तो इसमें देखिए तुलना करके, अर्थ भेद करके ना, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, इन सब से ये गद्य में ये काम होता रहता है ना। तो इनसे क्या करते हैं? अर्थ स्पष्ट करते हैं, अर्थ की व्याख्या करते हैं, टिप्पणी की जाती है ना। तो ये सारे तो होता है, अर्थ स्पष्ट होता है। लेकिन किसमें नहीं होता है? तो वो है अभिनय अंक संचालन, है ना। अभिनय अंक संचालन गद्य में नहीं होता है, बल्कि नाटक शिक्षण आता है उसमें होता है। ठीक है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 4 है उसमें विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 है कि सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिसमें बहुत अधिक प्रश्न हो। देखिए, प्रश्न हो सकते हैं लेकिन बहुत अधिक तो यहाँ पे
ये विकल्प हट जाता है। बहुत सी क्रियाएं हो ये भी ठीक है, लेकिन बहुत सी हो और बहुत सी की तुलना में देखिए ये बहुत ही अच्छा है कि विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं होनी चाहिए, लेकिन विद्यार्थी पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या जोड़ दिया गया है, करके सीखने पर, है ना। बच्चा सक्रिय रहेगा उतना ही ज़्यादा करके सीखेगा, ये पॉजिटिव चीज़ ऐसे याद रखना। तो इस प्रकार सबसे अच्छी शिक्षण विधि यही होगी जो विद्यार्थी आधारित क्रिया है ना, बाकी अधिक सहायक सामग्री से कोई मतलब है नहीं। इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 है, इसमें विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 है, किस विधि में तुलना करके मातृभाषा की सहायता से द्वितीय भाषा सिखाई जाती है। देखिए साचर्य विधि, ये तो मोंटेसरी विधि आ गई, इसका जिक्र पहले कर चुके हैं, ये नहीं हो गई। अव्याकृति क्या होती है? अव्याकृति व्याकरण शिक्षण की विधि है, इसमें अलग से व्याकरण ने पढ़ाकर पाठ के संदर्भ में जो व्याकरण था वो पढ़ाते हैं। प्रत्यक्ष विधि को देखिए माध्यम में ही पढ़ाया जाता है ना, जैसे कि जो हिंदी माध्यम है ना उसे हिंदी में ही पढ़ाएंगे, है ना। इंग्लिश माध्यम है उसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, है ना। ये चीज़ होती है, यानी कि माध्यम में पढ़ाई जाती है। किस में? माध्यम में, ठीक है। जबकि बच्ची कौन सी? व्यतिरेक। इसमें क्या क्या किया जाता है? व्यतिरेक में तुलना होती है और मातृभाषा की सहायता से फिर हिंदी अंग्रेजी जो भी है द्वितीय भाषा सिखाई जाती है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 6 है उसमें विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं? जिनके उत्तर एक ही रहते हैं, इनके उत्तर निश्चित होते हैं, है ना। उत्तर सीमा बंधी हुई है, ऐसे नहीं कि उत्तर सीमा इसमें निर्धारित है ना। और ये इसमें एक ही निष्पक्षता का गुण होता है, और सबसे अच्छी विशेषता होती है प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ होना, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी होते हैं ए बे सद्य के विकल्प वाले, है ना। उनमें भी एक निश्चित उत्तर रहता है। सत्य सत्य तो हाँ या नहीं, वो भी होते हैं। और रिक्त स्थान पूर्ति होती है ना, एक शब्द या बढ़ना होता है तो वो रिक्त स्थान वाली चीज़ होती है। तो ये क्या है? ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 7 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 है, संकोची बालकों के लिए कौन सा वाचन उपयुक्त है। देखिए बालक कैसे हैं? संकोची है, यानी उनमें झिझक है, और झिझक को समाप्त करने के लिए क्या करवाया जाता है? समवेत वाचन करवाया जाता है बालक से, यानी कि समूह वाचन है वो बिल्कुल उपयुक्त रहेगा ना। व्यक्तिगत वाचन तो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्या है? संकोच, उसे शर्म आ रही है, संकोच फील हो रहा है ना, इसलिए दोनों और कोई नहीं विकल्प हट जाएंगे। बच्चा क्या? समवेत वाचन यानी समूह वाचन हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है कि पाठ्यवस्तु का भावपूर्ण पढ़ना, पाठ्यवस्तु को भाव के साथ में पढ़ना, ये क्या है? देखिए पठन का एकमात्र आदर्श रूप तो भावपूर्ण पठन, ये पढ़ने का एकमात्र आदर्श रूप नहीं है, और एकमात्र ये चीज़ नेगेटिव हो गया, हटा दो। पठन की पहली व अनिवार्य शर्त है, ये भी कोई जरूरी नहीं है, केवल कविताओं पर ही लागू होता है। केवल और ही को हटा दो। कविता के अलावा जो अन्य निबंध, नाटक, है ना, गद्य, ये जो शैलियाँ हैं भाषा की, उन पे भी ये लागू होता है कि उनको भी भाव के साथ पढ़ना ना। ऐसा नहीं कि जो कविताएं पढ़ रहे उससे भी भाव से, आप गद्य को भी पढ़ सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? अर्थ को जब समझने में ये चीज़ मदद करती है कि हम उसे भावपूर्ण पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो अर्थ को समझने में चीज़ मदद कर रही है। इस प्रकार विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 9 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 है कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य के बारे में, ठीक है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? कि गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, ऐसा कुछ नहीं है। गृह कार्य देना अत्यावश्यक है? नहीं, अत्यावश्यक जरूर नहीं है कि हर रोज गृह कार्य बच्चे को दिया जाए। और गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का नहीं, अभिभावक व्यस्त थोड़ी ना होंगे गृह कार्य से। क्या लिखा है कि बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, बच्चे की जो मानसिक क्षमता है, उसका जो आयु स्तर है, उस अनुसार उसे क्या दिया जाए? कक्षा स्तर, आयु स्तर के अनुसार उसे गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ताकि क्या है कि जो पढ़ा हुआ पाठ है, वो पढ़ा हुआ पाठ है वो उसे याद होता रहे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जो 10 है उसमें विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। चार्ट व ग्राफ, श्रव्य दृश्य सामग्री, चार्ट व ग्राफ ये श्रव्य और दृश्य नहीं है, श्रव्य हटा दो यहाँ से, चार्ट और ग्राफ दृश्य है, तो ये कथन गलत हो गया। चार्ट का प्रयोग केवल हिंदी शिक्षण में नहीं,
हिंदी नहीं, ये बाकी विषय में भी हम चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षण में कुशलता के लिए सर्वोदय सामग्री उपयोगी नहीं है, नहीं को हटा दो, ये तो है तभी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि सर्वोदय सामग्री छात्रों के लिए क्या है, उपयोगी है, ये कथन यहाँ पर सही हो जाता है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 11 है उसमें विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है एकाग्रता का विकास करना। तो देखिए श्रुत लेखन विधि अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था पहले के प्रश्नों में कि श्रुत लेखन विधि में शिक्षक बोलता है और बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है, इसमें शुद्ध लिखाने के उद्देश्य से ये विधि काम में ली जाती है। तो यहाँ एकाग्रता बिल्कुल बच्चा एकाग्र होकर सुनेगा, ये सही है। इसमें लेखन गति का विकास भी बिल्कुल हो जाता है, बालकों के लिखने की गति का भी तो विकास होता है ना। ऐसा नहीं कि मतलब शिक्षक काफ़ी देर तक बोल के इंतजार करेगी भाई बालक कब रखे, नहीं, इसमें गति का भी विकास हो रहा है। और इसमें द्रुत, तीव्र और स्पष्ट शुद्ध लिखे हैं ना, इस पर लेखन का विकास भी हो रहा है। देखिए यहाँ बच्चे के कोई बोलने की आवश्यकता नहीं आई है ना, ये तो वाचन से संबंधित हो गया, उच्चारण क्षमता तो है वो बोलने से संबंधित हो गया। इस प्रकार ये नहीं आएगा यहाँ पे। तो जो प्रश्न संख्या आपके 12 है उसमें विकल्प नंबर 4 है, बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी पढ़ानी है और इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो देखिए विद्यार्थियों को शेषुर वाचन में, देखिए प्राथमिक स्तर पर तो शेषुर वाचन बिल्कुल आवश्यक है ना, ये तो इसका प्राथमिक गुण है। सक्षम बन रहे बच्चे जब 1 से 5 तक पढ़ रहे हैं बच्चे, वहीं तो शेषुर वाचन करेंगे, बड़ी कक्षाओं में थोड़े ना करेंगे, वो तो मौन वाचन करेंगे। तो ये तो सही है। और शुद्ध उच्चारण बिल्कुल, देखिए इस स्तर पर शुद्ध उच्चारण करेंगे तभी तो आगे सही पढ़ेंगे, है ना। तो बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना, ये भी गुण है। और जो सुलेख श्रुतलेख है ये भी प्राथमिक स्तर की चीज़ें हैं, जबकि जो व्याकरण के नियम है वो कक्षा 6 से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तब तक जो भाषा है उस भाषा पर पूरी पकड़ कक्षा 5 तक हो जाती है। इस प्रकार ये जो व्याकरण के नियम वाली चीज़ है वो प्राथमिक स्तर की न होकर उच्च प्राथमिक में आ जाती है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 13 है उसमें विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर कि सृजनात्मकता का विकास करना है ना, तो कौन सा सहायक नहीं है। सृजनात्मकता मतलब होती है क्रिएटिविटी यानी रचना, ठीक है, रचना करनी है। मौलिकता लानी, नवीनता का विकास करना। देखिए कविता पूरी कर रहे हैं, अधूरी कविता है पूरी कर रहा है बालक, है ना, तो इसका मतलब क्या है, वो अपने विचार रख रहा है ना, कुछ रचना कर रहा है ना, तो ये तो सहायक है। कोई चित्र दे दिया उस पर या तो बोलकर अभिव्यक्ति कर रहा है या लिखित अभिव्यक्ति कर रहा है, तो भी क्या कर रहा है, वो रचना कर रहा है ना भाई, उस पर अपने विचार रख रहा है ना, तो ये भी हो जाएगा। अधूरी कहानी है, अधूरी कहानी पूर्ति प्रणाली, है ना, ये कहानी शिक्षण की विधि है, तो यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है, रचना कर रहा है। प्रश्नों के उत्तर, अब देखिए प्रश्नों के उत्तर तो निश्चित होते हैं, वो तो उसे जो का त्यों देना है ना, लिखा हुआ उसके सामने फिर जो का त्यों देना है, तो यहाँ पे कोई सृजनात्मकता विकसित नहीं होती है। इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 14 है इसमें विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं आज के अंतिम 15वें प्रश्न पे। 15वां प्रश्न है कि पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियां हैं ये देने का उद्देश्य क्या हो जाता है। देखिए पाठ के अंत में दे रखी है अभ्यास और गतिविधियां, तो क्यों दे रखी है, इनका उद्देश्य क्या है। बच्चे को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां नहीं, बच्चा देखिए अभ्यास और पाठ के अंत में अभ्यास गतिविधियों से व्यस्त थोड़ी ना रहेगा। और गृह कार्य की सामग्री जुटाना, तो ये चीज़ भी नहीं है कि पाठ के अंत में दे तो ही गृह कार्य होगा, नहीं। बच्चों को याद करना तो सामग्री उपलब्ध करने में, देखिए याद करने से सामग्री उपलब्ध हो सकती है लेकिन उसमें उसका पाठ के अंत में नहीं पहुंचते हैं ना, तो ये भी हट जाएगा। बच्चा कौन सा, बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर देना, है ना, यानी कि पूरा पाठ है उसमें जो भी पाठ के बीच में चीज़ें आ रखी है उन्हीं चीज़ों में से जो मोस्ट चीज़ें होती हैं वो क्या करते हैं, मोस्ट प्रश्न अंत में रख देते हैं ना। अंत में वो कुछ अभ्यास और बच्चे को गतिविधियाँ करने के लिए दे देते हैं, उससे क्या होता है बच्चे की रुचि होती है और बच्चा उसमें कुछ अभिव्यक्ति करता है ना, अभिव्यक्ति के ये अवसर हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 15 है उसमें विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके आज के हिंदी शिक्षण वीडियो के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपके कितने सही हुए हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।